आज हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ साथ इसी में जो वो स्नेल्स लॉ जो है साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू, जो 10th क्लास तक पढ़ते थे, अब उसी को साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन, सारा चीज़ वो सब चीज़ समझेंगे। और फिर इसमें ये भी चीज़ जानेंगे कि लाइट के बारे में आपने सुना होगा कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, फिर वो डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भाग जाता है, या फिर सरफेस पे सीधा परपेंडिकुलर गिरता है तो आर पार चला जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्यों रेयरर से डेंसर में जाते समय नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, या फिर डेंसर से रेयरर में जाते समय नॉर्मल से दूर भाग जाता है? उसका कारण क्या है? ये सब चीज़ भी हम लोग सीखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि ये रिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ने के लिए किन किन इम्पॉर्टेंट चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने जाना था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाने थे, उसके बाद क्या डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम क्या होता है, ये सब चीज़ डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। अगर वो किया हुआ है तो फिर ये अभी से अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? नहीं तो फिर क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन बाय एमनवर्ड लिख करके सर्च कर लेना है, वो वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है? देखते हैं आगे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पहले कहता क्या है इसको समझते हैं कि अगर ये एक सरफेस है, इसके नीचे एक अलग मीडियम है, एक ऊपर एक अलग मीडियम है, ठीक है? अच्छा, हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल खींचे हुए हैं, नॉर्मल है ये, ठीक है? लाइट यहाँ से ऐसे आ रही है, यहाँ आया लाइट, आने के बाद यहाँ पर पड़ा। अब ये लाइट को जाना तो चाहिए सीधा, लेकिन ये सीधे जाने के बजाय होगा ये कि ये थोड़ा सा मुड़ेगा, या तो नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा या तो नॉर्मल से दूर जाएगा। बहुत लोग को जानकारी रहता है इस बात का कि जब लाइट ये रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तनांक भी कहते हैं, ये अपवर्तन भी कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन हिंदी में उसको। जब लाइट यहाँ से यहाँ आ रहा हो, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से थोड़ा दूर भाग जाता है। ये तो सब लोग को मालूम है, उसका क्या कारण है वो भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे अभी, ठीक है? अच्छे तरीके से देखा जाए तो ये है लाइट सबसे पहले इस मीडियम में है, फिर इस मीडियम में गया, तो जिस मीडियम में लाइट सबसे पहले होता है यानी इंसिडेंट रे रहता है, उसको हम लोग कहते हैं मीडियम 1। लाइट फिर जिस मीडियम में जाता है, इसके बाद जिस मीडियम में जाता है उसको कहते हैं मीडियम 2। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। पहला मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे होता है, दूसरा मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा। मान लिया जाए ये रे जो है यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद ऐसे चला गया, ये अपना पाथ से क्या हुआ, थोड़ा सा मुड़ गया। अच्छा, बहुत लोग को जानकारी रहता है इस बात का कि रेयरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है? अच्छा, ये सब चीज़ पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल बस इतना जानो कि लाइट यहाँ आया, ये बस इस तरीके से ऐसे मुड़ गया लाइट। ये है एंगल आई, ये है एंगल आर। नॉर्मल के साथ बनने वाला इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है? आई मेरा कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? आर कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना, ठीक है? पहला मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको μ1 से डिनोट कर देते हैं, दूसरा मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको μ2 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, चलो आप देखो, ऑफलाइन क्लास वगैरह स्टार्ट होने की वजह से थोड़ा सा लॉकडाउन जैसा स्पीड जो है वो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में स्पीड घट गया है वीडियो बनाने का। खैर ठीक है, देखते हैं, फिर भी बात करते हैं। तो अब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला मीडियम, दूसरा मीडियम, इसका μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखा जाए सबसे पहला फर्स्ट जो है लॉ है, फर्स्ट लॉ जो है क्या है रिफ्रैक्शन का, वो है
स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यानी कि स्नेल का नियम। 10th क्लास में पढ़े होगे साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, बस इतना ही ना। लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर बराबर होता है म्यू टू बटे म्यू वन। ये असलियत में पूरा कंप्लीट ये स्नेल्स लॉ है। लेकिन फिर वो हम लोग जो 10th में पढ़ते थे साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू, वो फिर क्या था उसको भी देख लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं अच्छे तरीके से, देखा जाए। यहाँ पे एक बात नोटिस करना है कि हेयर ये मेरा मेन फार्मूला है, यही इम्पॉर्टेंट है मेन, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक बात और ध्यान रखना है कि फिर वो साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू क्या होता था 10th क्लास वाला, वो जो क्लास 10th में पढ़ते थे वो देखो क्या था। पहले इधर मान लिया जाता था कि एयर है, इधर है मान लो कोई एक मीडियम है, तो ये म्यू वन मेरा 1 हो गया। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। कैसे? तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना है तो लाइट का स्पीड पहले तो हम लोग वैक्यूम में लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लाइट का स्पीड एयर में लिखेंगे। एयर में कितना होता है 3 × 10⁸, कट करके क्या आ जाएगा 1। वैक्यूम में लाइट का स्पीड बटे एयर में लाइट का स्पीड आया 1। अच्छा, पहला मीडियम एयर था तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, दूसरा मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू बोल दिए, सिंपली म्यू ही रहने दिए। यहाँ पे है नॉर्मल। अब लाइट इधर से आया तो सीधे जाने के बजाय ये क्या हो गया, थोड़ा मुड़ गया, ये हो गया एंगल आर, ये हो गया क्या एंगल आई, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देखा जाए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर बराबर म्यू टू कौन होगा, दूसरा वाला मीडियम तो ये है क्योंकि पहले लाइट इसमें था फिर इसमें गया, तो म्यू टू के जगह पे क्या लिखना होगा हमको, म्यू टू के जगह पे क्या लिखना होगा, म्यू लिखेंगे। अब बटे इधर क्या है म्यू वन, तो देखो तो आप साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू के जगह पे क्या डालेंगे म्यू, और डिवाइडेड बाय म्यू वन के जगह पे क्या डालेंगे 1। तो फाइनली मेरा क्या रह गया अपने पास कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या रहा म्यू ना। यही ना क्लास 10th में पढ़ते थे, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या म्यू। तो ये क्लास 10th का वाला चीज़ में ये मिल गया। अच्छा, इसमें कोई ऐसा लैंग्वेज वगैरह की ज़रूरत है नहीं। फर्स्ट लॉ स्नेल्स लॉ है, वही साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू टू बाय क्या म्यू वन, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल अभी बात करते हैं हम लोग जरा सा, ठीक है। फिर अभी हम लोग सीखेंगे कि क्यों रेयरर से डेंसर में जाता है लाइट तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है, और परपेंडिकुलर गिरता है तो आर पार निकल जाता है, ठीक है। तो एक काम करो आप, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, नहीं तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हर बार की तरह मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक, अब क्या करते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। और पहला नियम तो यही है, फर्स्ट लॉ साइन आई बाय क्या साइन आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन, म्यू टू बटे क्या म्यू वन। इंसिडेंट रे जिस मीडियम में रहता है वो म्यू वन कहलाता है, रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में होता है उसको म्यू टू कहते हैं। तो मिटाते हैं और इस पर थोड़ा सा कुछ और विश्लेषण करते हैं, बात करते हैं हम लोग, देखा जाए। इस पर विस्तार से चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सेकेंड लॉ लिख करके इसको निपटा ही लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट बी लाई ऑन सेम प्लेन। नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे हो गया और रिफ्रैक्टेड हो गया, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है, एक ही तल में, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता था, एक ही सतह पर है तीनों का तीनों, ऐसे ना, तीनों यानी कि एक सतह पे जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता था ना, वैसे ही तीनों का तल क्या है, सतह क्या है, एक ही है, ठीक है। अच्छा, बस चलिए, ये छोटा सा चीज़ था। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसका ले लिए, चलो ठीक है। अब देखते हैं आगे जरा। अच्छा, इस पर हमको बात करना था ना, ये हम मिटा रहे हैं, ठीक है। ये इतना ज़्यादा अब इस पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ मेन चर्चा करना है इस पर थोड़ा सा और, ठीक है। यहाँ पर एक खास चीज़ देखने वाला है कि आई और म्यू वन में उल्टा रिलेशन है। मतलब अभी हम लोग यही सीखेंगे कि क्यों लाइट रेयरर से डेंसर में जाते समय नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, या और डेंसर से रेयरर जाते समय नॉर्मल से दूर भागता है, ठीक है।
तो देखा जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का μ1 के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब ये कह रहे हैं I और μ1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करना है, अगला पेज जब लिखना है ना तो उसको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके जस्ट बाद यहाँ सेकंड लॉ तक लिखिए, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना लिखना, ठीक है। पहले इधर वाला फिर इधर वाला लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो μ1 और I में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन तो हो गया। उल्टा अगर ये मेरा क्या है, कम है, तो ये मेरा क्या होगा, ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा, कम। यही ना इसका मतलब होता है। अच्छा, और इसमें इन दोनों में उल्टा संबंध है। R जो है वो इन्वर्सली, R और μ2 उल्टा हो गया ना रिलेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये ऊपर है ये नीचे है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हुआ ना, विद कर्मानुपाती उल्टा रिलेशन हो गया। इसको ऐसे लिखे, इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज़ है। अगर इसको हम ऊपर दिखा रहे हैं, ऐसे करके देखोगे तो R ऊपर μ2 नीचे, उल्टा संबंध, तो उल्टा रिलेशन है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब अगर मान लो क्या कहते हैं, एक ये कम है, μ1 कम है, μ1 कम है यानी कि पहला मीडियम मान लो क्या हो गया, रेयरर। तो दूसरा मीडियम क्या होगा, ज़्यादा, यानी कि ये क्या है, डेंसर। ये ज़्यादा होगा तो ये मेरा क्या होगा, कम होगा। R मेरा क्या होगा, कम होगा। देखा जाए जैसे ये सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, ये कम है तो ये ज़्यादा, अच्छा ये ज़्यादा है तो ये क्या, कम। अच्छा, अब इसी सिचुएशन को क्रिएट कर लेते हैं, इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल, इसी सिचुएशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा बात। ये μ1 कम है यानी कि ये पहला मीडियम जो है ये मेरा, इधर मेरा क्या है भाई, तो रेयरर मीडियम है, ठीक। फिर ये μ2 अधिक है यानी दूसरा वाला जो मीडियम है उधर वो डेंसर मीडियम है, यही ना। तो देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्मल है, अच्छा नॉर्मल है, ठीक। यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ I बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब देखो तो आप क्या कह रहा है, कौन ज़्यादा है, μ1 कम है, μ2 ज़्यादा है। यानी μ1 कम है का मतलब ये रेयरर मीडियम, और ये μ2 ज़्यादा है। हम लोग जानते हैं डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो μ1 कम है तो ये एंगल बड़ा होगा, ये बड़ा है, ठीक है। μ2 अधिक है, ये डेंसर मीडियम है, तो R मेरा क्या होगा, छोटा। तो R यानी कि वो छोटा हो जाए, अगर ऐसे सीधा चला जाता ये, तब तो ये R और I दोनों बराबर हो जाता। ये R को होना है छोटा, चूँकि μ2 बड़ा है, डेंसर मीडियम है, μ2 बड़ा है, तो R को क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसीलिए मेरा रे कहाँ से पास करेगा, थोड़ा ऐसे पास करेगा, तब नहीं ये R मेरा क्या हो जाएगा, छोटा। R मेरा क्या होगा, छोटा, I मेरा क्या होगा, बड़ा। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, μ2 जो है मेरा वो बड़ा है और μ1 मेरा क्या है, छोटा ना। μ1 छोटा है तो I बड़ा है, μ1 छोटा है तो I बड़ा है, μ2 बड़ा है तो R छोटा है, μ2 बड़ा है तो R छोटा है। और देखो तो आप, I बड़ा है, R छोटा है, I बड़ा है, R छोटा है। तो इसका मतलब जब रेयरर से डेंसर में जा रहा हो तो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाता है ना। अच्छा, ये रेयरर से डेंसर का केस हो गया, इसका रेयरर टू डेंसर। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लो आप, जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगा, तो जब डेंसर से रेयरर जाएगा तो आप देखो तो किधर डेंसर किधर रेयरर रखोगे आप, ऊपर रेयरर नीचे डेंसर कर सकते थे, अगर करेंगे तो नीचे से लाइट ऊपर भेजना पड़ेगा। अगर ऊपर डेंसर नीचे रेयरर करेंगे तो लाइट ऐसे उधर से भेजना पड़ेगा। तो किधर से भी किधर कर सकते हैं, मान लो ऊपर में इधर हम लोग इधर डेंसर कर लिए, इधर क्या है, रेयरर कर दिया, और लाइट किधर से किधर जा रहा है, डेंसर से रेयरर में। तो लाइट सबसे पहले तो भाई डेंसर में है, अब ये रेयरर में जाना चाह रहा है, सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से दूर जाएगा कि नॉर्मल के पास आएगा, यही विचार विमर्श का खेल है यहाँ पर, ठीक है।
तो अब देखा जाए μ1 पहला लाइट तो इसमें है, फिर इसमें जा रहा है डेंसर से रेयरर में, ये है μ1, अब ये क्या हो जाएगा μ2। क्यों? क्योंकि लाइट जिस मीडियम में पहले होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 से डिनोट करते हैं, फिर बाद में जिस मीडियम में जाता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 से डिनोट करते हैं। अब एक चीज़ है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम। अब μ1 क्या है? ज़्यादा, अब μ2 मेरा क्या है? कम, यही ना। अच्छा, μ1 ज़्यादा होता है, μ1 यदि ज़्यादा होगा तो क्या होगा? देखो तो आप, μ1 अगर ये मेरा ज़्यादा होगा तो ये मेरा क्या होगा? कम होगा। यानी अगर ये μ1 मेरा ज़्यादा है तो ये एंगल मेरा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, है कि नहीं? अगर μ1 यहाँ ज़्यादा है ना भाई, μ1 ज़्यादा है, μ1 यदि ज़्यादा होगा तो I मेरा क्या होगा? छोटा होगा। μ1 तो ज़्यादा है μ2 से, μ1 ज़्यादा है तब ना ये पहला डेंसर मीडियम है, तो I मेरा क्या होना चाहिए? यहाँ पे छोटा होना चाहिए। किससे? R से। R यहाँ पर बड़ा होगा, सही बात है। μ2 छोटा है तो R बड़ा होता है, μ2 यदि छोटा होगा तो R मेरा बड़ा होगा, क्योंकि μ2 और R में उल्टा संबंध है। μ2 छोटा होगा तो R बड़ा होगा, μ2 छोटा हो रहा है तो R मेरा बड़ा होगा। बड़ा होने का मतलब अगर सीधे चल जाता तब तो बराबर हो जाता, इसको थोड़ा सा क्या होगा? दूर भागेगा। ये देख लो आप, R मेरा क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर से रेयरर में जाती है, डेंसर से रेयरर में जाती है तो R मेरा बड़ा हो जाता है। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो R मेरा छोटा हो जाता है। यानी कि रेयरर से डेंसर में जाते समय नॉर्मल के तरफ मुड़ता है और डेंसर से रेयरर में जाते समय नॉर्मल से दूर भागता है। इसका एक वजह भी, एक तरीका भी बात की है। ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट मीडियम के साथ कैसा रिलेशन में रहता है। तो फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में रहता है I, है कि नहीं? ये सब चीज़ सीखे। और I का सीधा संबंध μ2 से है। I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? μ2 के। एंड R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? μ1 के। ये सब इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में बनता है, ठीक है। अगर दूसरा वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो I भी मेरा ज़्यादा होगा। यहाँ से लाइट इधर जा रहा है, ये दूसरा मीडियम हो गया, पहले लाइट इसमें था फिर इसमें गया। जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो I मेरा ज़्यादा है इससे ना। इससे देखो तो μ1 जब ज़्यादा है तो R ज़्यादा होगा ना। μn पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो मेरा R ज़्यादा है। ये सब छोटा छोटा सा चीज़ है। फिर उसके बाद आगे बात करें अगर हम लोग तो एक और चीज़ एक्सप्लेन कर सकते। तो सबसे पहले हमको क्या बोलते हैं, पहला पेज ये हो गया और दूसरा पेज क्या हो गया? ये हो गया। तो पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, नहीं तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले ये वाला पेज रहेगा फिर उसके नीचे ये पेज रहेगा, ठीक है। अब एक और केस हम बताते हैं, जब लाइट सरफेस पर सीधा गिरेगा तो क्यों आर पार चला जाता है ना, वो भी चीज़ हम दिखा देते हैं। हम इसको फ्रेश मिटा रहे हैं और मिटाने के बाद ये वाला सिचुएशन को इधर को ऐसे ही रखेंगे, बस इधर वाला मिटा करके पहला पेज वो हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, फिर हम यहाँ पर एक तीसरा पेज बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसको उसी तरीके से सीरियल वाइज में लिखना है। तो हम इसको मिटाते हैं और आगे करते हैं। पहला था, दूसरा पेज यहाँ, फिर अब ये तीसरा पेज यहाँ हुआ है, ठीक है। अब इसको अब दोबारा से नहीं लिख लेना है, ठीक है ना। तो ये तीसरा पेज है, लेकिन हम इसको रखते हैं, ज़रूरत पड़ेगा हमको इसका, इसी वजह से लिखे। तो अब एक और एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, क्या चीज़ का, व्हेन लाइट रेज फॉल्स परपेंडिकुलर, जब लाइट परपेंडिकुलर गिरता है तब क्या होता है, ठीक है। मान लिया जाए इधर कोई सा भी मीडियम हो, मान लिया जाए रेयरड है, इधर क्या है डेंसर है, कि कोई सा भी किधर भी हो, ये ऐसे करके ऐसा है, नॉर्मल है, ठीक है। अब लाइट एकदम बिल्कुल सीधा ऐसे करके गिरा तो लाइट आर पार चला जाएगा। क्यों जाएगा आर पार, उसका भी एक वजह है। अभी देखा जाए तो एंगल आई का मान कितना है नॉर्मल के साथ, ये इंसिडेंट रे जो है ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंगल आई बराबर 0 डिग्री है। तो आप देखो तो क्या फार्मूला लिखते हो, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है
म्यू टू बटे म्यू वन। यहाँ पे आई ही आपका जीरो है, तो यानी कि साइन जीरो डिवाइडेड बाय साइन आर बराबर म्यू टू बटे क्या हो गया म्यू वन। यहाँ पे आप देखो तो साइन जीरो का मान होता है जीरो बटे साइन आर इज इक्वल टू क्या म्यू टू बटे म्यू वन। ये उधर गुना हो जाएगा, ये उसको उधर लेकर के चले आते हैं, जीरो इंटू म्यू वन अब बटे क्या म्यू टू बराबर साइन आर। ये जीरो से ये सब कुछ गुना भाग होकर के जीरो हो जाएगा बराबर साइन आर। अब जीरो बराबर साइन आर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। हाँ, साइन जीरो का मान ही तो क्या 0 होता है ना, इसलिए आर बराबर क्या लिखेंगे 0 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी मेरा क्या होगा 0। तब ना ये सीधा आया तो सीधा ही जाना पड़ेगा ना उसको, तब ना आई 0 तो आर भी क्या 0 लेंगे। चाहे लाइट इधर से आए तो भी सीधा निकल जाएगा परपेंडिकुलर गिरने पे, लाइट अगर इधर से आए तो भी क्या होगा सीधा निकल जाएगा परपेंडिकुलर गिरने पर। इधर से भी जाएगा तब भी आर पार हो जाएगा सीधा ना, सीधा गिरना चाहिए लेकिन किसी एंगल पर गिरेगा ना तभी मुड़ेगा इधर या उधर, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, तो लाइट सीधा निकल जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ये आखिरी पेज था, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप, ठीक है। चलो देखो अब आगे बात करते हैं। तो ये इस तरीके से रिफ्रैक्शन वगैरह से संबंधित वगैरह छोटा छोटा सा चीज़ हम लोग किए। ये आखिरी पेज था। अब इधर वाला हम मिटा रहे हैं और एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। जैसे अगर क्या कहते हैं फाइंड करना है वाटर और ग्लास दिया हुआ इंटरफेस है, वहाँ पर आई या फिर आर एंगल निकालना है, हम इधर का ये मिटा रहे हैं, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, बस उसको कर लेते हैं ऐसे ही, बस हल्का सा बच्चा वाला ये कर लेते हैं। ज़रा देखा जाए, इधर का मिटा रहे हैं पहले, देखा जाए ज़रा सा। यहाँ पर वाटर से लाइट ग्लास में जा रहा है ना, तो ये वाटर और ग्लास के कंपैरिजन में ये रेयरर मीडियम या डेंसर मीडियम हो गया है ना। लाइट पहले इसमें है तो ये म्यू वन, ये क्या हो गया म्यू टू। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ नहीं है सवाल में, तो हम लोग जानते हैं 4/3 होता है, और ग्लास का दिया हुआ नहीं है, हम लोग जानते हैं 3/2 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल आर निकालना है, सिंपल निकाल सकते हैं स्नेल्स लॉ से। फ्रॉम क्या लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का जो नियम है उससे लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू टू बटे क्या म्यू वन। अब देखा जाए साइन आई यानी कि साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू। दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 बटे पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 डिवाइडेड बाय साइन आर बराबर 3/2 इंटू 4। ये 3 ऊपर चला गया तो ये हो गया 1/2 इंटू क्या साइन आर बराबर 9/8। फिर ये 2 से इसको काट देंगे, 2 से ये कटेगा कि नहीं, खैर छोड़ो, इसको इधर लेकर के आते हैं और ये डिवाइड में आ जाएगा। 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 बराबर क्या साइन आर। ये साइन आर उधर चला गया, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर डिवाइड हो गया ना, ये हो गया 8। अच्छा अब इसको 2 से इसको काट सकते हैं 4 बार में, तो ये 4/9 इज इक्वल टू क्या साइन आर। देर पर ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई साइन आर इज इक्वल टू क्या 4/9। और फाइनली आर बराबर क्या लिखेंगे, साइन को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4/9। ये मेरा क्या हो गया आंसर आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा क्या हो गया साइन इनवर्स 4/9, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ आप ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, इधर का तो लिए ही हो गया। अब ये लास्ट पेज है, ये इसको ले लो आप, ये हो गया लास्ट पेज ना। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर अब हम लोग क्या कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह ये सब चीज़ पढ़े, जाने की रेयरर से डेंसर में जाते समय लाइट क्यों नॉर्मल के तरफ मुड़ जाता है, डेंसर से रेयरर में जाते समय लाइट नॉर्मल से दूर क्यों भागता है, परपेंडिकुलर गिरने पे आर पार निकल जाता है ना। ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ हम लोग जाने। और उसके बाद अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पर, यानी कि जैसे कि बाल्टी में पानी भरा रहता है और तो जब देखते हैं तो बाल्टी का जो पेंदी है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नज़र आता है, वो क्यों। या फिर बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसमें अगर एक छोटा सा कॉइन या सिक्का आप डाल दो, पानी के सतह में जा करके तली में जा करके बैठ जाएगा, और उस सिक्के को देखोगे तो वो सिक्का थोड़ा सा आपको ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा। बाल्टी का पेंदी पानी से भरा हुआ ऊपर दिखाई देता है, वो क्यों होता है,
उस पर चर्चा करेंगे। स्विमिंग पूल के अंदर से अगर आदमी किसी बाहर में किसी चीज़ को देखेगा तो वो कैसा नज़र आएगा, कितना दूर, वो सब चीज़ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर आगे धीरे धीरे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस के बारे में और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।